ये बड़े गौरव की बात है। भारत लिटरेचर फेस्टिवल जब से गठित हुआ तब से उसका हिस्सा मैं हूँ, और उससे भी आज गौरव की बात है कि जब मैं मुंबई पहुँचा था अपनी रोजी रोटी कमाने, तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी से मिलना एक गौरव की बात थी। उस वक्त भी आप एक बहुत नामचीन फिल्म निर्देशक थे, और साथ साथ आपने चाणक्य में जो एक्टिंग की उसको बचपन में हम लोग दूरदर्शन पर देख के बड़े हुए थे। मैं आपसे मुंबई पहुंचने के एक सप्ताह के भीतर ही आपके मलाड स्थित घर पे मैं गया था, मालोनी, और मुझे याद है कि डॉक्टर साहब का जो सहज सरल व्यवहार, मुझे वो स्क्रीन प्ले मेरे आंखों के सामने तैर रहा है कि आपके व्यवहार में मैंने रत्ती भर भी वहाँ से लेके यहाँ तक के सफ़र में कभी अंतर नहीं देखा। जब मैं इनके घर जा रहा था तो एक झिझक थी कि जिसको दूरदर्शन में संडे के संडे इंतज़ार करके जिस चाणक्य को हम देखते थे, पता नहीं जाने पर कैसा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन मैं आज इस मन से कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब भारतीय संस्कृति के एक ब्रांड एम्बेसडर हैं अपने आप में। आपकी ज्ञान की जो ज्योति है उसने पूरे भारत को उद्वेलित किया है। और मैं आज बोल रहा था, बहुत समय बाद आपसे मुलाकात हुआ, कि आप का जो रील जो छोटी छोटी आती है, उसको जब भी आती है कोई भी आदमी, मैं तो पूरा देखता हूँ, कोई भी देखता है। आज दूसरे गौरव की बात है कि मेरे जीवन में मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ ऐसा लगता है कि बहुत अरसे से जानता हूँ। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब मेरे लिए मंत्री नहीं हैं, मेरे लिए बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं, और कह सकता हूँ कि एक जब भी मिलता हूँ मैं इनसे कुछ न कुछ प्राप्त करके जाता हूँ, और वो गजब की पॉजिटिविटी है इनके पूरे ऑरे में, पूरे व्यक्तित्व में। और सही अर्थों में भारत जैसे महान देश का कल्चर, संस्कृति मंत्री और टूरिज्म मिनिस्टर, पर्यटन मंत्री होना एक बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया कहती है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो ये बात अल्लामा इकबाल ने कभी लिखा होगा तो पूरी दुनिया उस वक्त उससे मुतमईन रही होगी। आज सर से कुछ बातचीत होगी, साक्षी आप लोग बनेंगे, और बातचीत इंटरव्यू की तरह बिल्कुल नहीं करूंगा, बातचीत की तरह ही होगी। सर, आपसे पहला सवाल कि गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के बारे में जो छोटी सी मूवी चली उसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ बातें मैं बता दूं जिससे मेरा जीवन बदला है। बात है 1 फरवरी 2023 की। आप भारत एक्सप्रेस जिस चैनल की स्थापना मैंने की, उसकी पहली सालगिरह थी। सर करीब 12:30 बजे पहुंचे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। 12:30 बजे रात को? 12:30 बजे रात को पहुंचे, और मैंने सर से पूछा कि सर मैं आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा था कि आप आएंगे तो आपके साथ ही खाना खा लूँगा। तो उन्होंने कहा कि उपेंद्र, मैं तो 24 घंटे में एक ही बार खाना खाता हूँ, और 20 वर्ष से करीब मुझे नहीं लगता कि मैंने दोबारा खाना खाया हो। तो और मैंने कहा कि सर ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम जितना खाते हैं मुझे लगता है कि उतना खाने की ज़रूरत नहीं। तो भारत सरकार की कैबिनेट में सबसे फिटेस्ट अगर मिनिस्टर हैं तो ये हैं। ये भारत सरकार की कैबिनेट में इकलौते मिनिस्टर हैं जो स्काई डाइविंग इन्होंने जुलाई में की, और स्काई डाइविंग करने वाले आदमी के फिटनेस का लेवल, यहाँ यूथ बैठा हुआ है, समझ सकता है कि क्या होना चाहिए, क्या पैरामीटर होते होंगे। तीसरी बात कि आपने अपने परिवार में अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया है कि जो मेरी बहन है सुहासिनी, छोटी आपकी जो बेटी है, वो भारत देश की कोई ऐसी नदी नहीं है, ब्रह्मपुत्र से लेके गंगा तक, जिसको उद्गम से लेके समापन तक उसने राफ्टिंग करके नापा न हो। उसने पूरी नदियों को एक साथ नाप डाला। ऐसी दूसरी बेटी भारत देश में नहीं है जो आपकी बेटी है। बहुत कमाल का संस्कार, कमाल का परिवार है, और ऐसे व्यक्ति के हाथों में जब भारत देश की संस्कृति को बढ़ावा देने का और पर्यटन को बढ़ावा देने का मौका मिले, तो आप सोचिए कि वो किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है, देश को किस पेडेस्टल पे ले आके रख सकता है, उसका अनुमान सहज लगा सकते हैं। सर, पहला सवाल ये है कि आज
10 साल भारत सरकार में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। पहले टेन्योर में आप जल शक्ति मंत्री थे, जो पहली बार जल शक्ति एग्रीकल्चर थे, फिर उसके बाद जल शक्ति बने। जल शक्ति मंत्रालय का गठन मुझे लगता है कि जब किया गया तो उसके पहले कैबिनेट मिनिस्टर आप बने, उसको दोबारा से संयोजित किया गया और उसके कैबिनेट मिनिस्टर आप बने। जल शक्ति से लेकर के अब कल्चर टूरिज्म, हर घर नल से लेकर के अब जो है पूरी दुनिया में भारत की बात को ले जाने का जिम्मा आपके कंधों पर है। भारत में पर्यटन को बढ़ाने का जिम्मा आपकी तरफ है। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में क्या देखते हैं कि भारत की कितनी हैसियत 10 सालों में बढ़ी है और 10 साल पहले भारत कहाँ खड़ा था? धन्यवाद उपेंद्र जी। और मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली लिटरेरी फेस्टिवल के सभी आयोजकों का कि जब साहित्य का सृजन करने वाले और साहित्य की सेवा करने वाले ऐसे रचयिता और सुधी पाठक जिस मंच पर एक साथ आते हो, वहां मुझे आने का, आप सबके बीच में अपनी बात साझा करने का अवसर प्रदान किया। उपेंद्र जी मेरे मित्र हैं, इसलिए इन्होंने, आप लोगों ने वो शोले फिल्म में देखा होगा, अमिताभ बच्चन जो हैं वो धर्मेंद्र के लिए रिश्ता लेकर के जाते मौसी के घर, याद है कि नहीं है? आप बच्चों ने किसने देखा है शोले? बात में हाथ खड़ा करके बता दो, मुझे देखा है ना? ये ठीक मेरे साथ वैसा ही कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी तारीफ कर रहे हैं या मौसी के सामने मेरी टांग खींच रहे हैं। तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये तय बात है, इन्होंने कहा कि आई एम द फिटेस्ट मिनिस्टर इन द कैबिनेट। मुझे लगता है कैबिनेट को हेड नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मेरी उम्र तो महज अभी 56 साल हुई है, वो मुझसे लगभग 20 साल उम्र में बड़े हैं। मैं आसमान से कूदा था, वो जमीन में नीचे जो है भेदद्वारिता तक नीचे जाकर के पानी में जाकर के फूल लेकर के गया। जिस रेलगाड़ी का इंजन इतना ताकतवर हो, इतना प्रभावशाली हो, इतना फिट हो, उस रेलगाड़ी के डब्बों को अपने आप ही दौड़ दौड़ करके फिट होना पड़ता है, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। देखिए, पिछले 10 साल में भारत ने निश्चित रूप से एक बड़ी यात्रा की है। भारत की जो पहचान विश्व भर में पिछले 10 साल पहले थी, मुझे क्योंकि इस चुनाव की राजनीति में आने से पहले अपने व्यापार व्यवसाय के चलते हुए दुनिया भर के लगभग सब कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारे देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिलता था। परिवार के कुछ लोग विदेश में रहते हैं, उसके चलते हुए उनका अनुभव जानने, सुनने का, समझने का अवसर भी बहुत वर्षों से, कई दशकों से मिलता रहा है। जब कभी भी मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव, आज से 15-20 साल पहले आप भारत से बाहर जाकर के किसी भी दुनिया के देश में कोई आपसे पूछे, शक्ल से, सूरत से आपका हुलिया देख करके कोई पूछे कि आप कहां के रहने वाले हैं, सामान्यतया वो अगर नॉन रेजिडेंट इंडियन है तो भी, और एज ए टूरिस्ट या बिजनेस में किसी काम से गया है तो भी, वो अपने आप को भारतीय इंट्रोड्यूस करने में एक सहज झिझक महसूस करता था। पीपल यूज टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ एज एन एशियन। उसके आगे पूछने पर धीरे से कहते थे मैं भारत से आता हूं। भारत से आता हूं ये जब कहा जाता था तो सामने वाले का रिस्पॉन्स होता था, इंडिया, ओ मिस्टर गांधी। भारत गांधी जी पर रुक गया था। इस भारत को नई पहचान देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में किया। आज आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, किसी भी कोने में, सुदूर लैटिन अमेरिका से लेकर के कैरेबियन देशों से लेकर के अफ्रीका तक, आप अपने आप को भारतीय के रूप में इंट्रोड्यूस करिए और लोग सम्मान के साथ में करने लगे हैं। यदि आप भारतीय के रूप में अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो 2 चीजें अवश्यंभावी होंगी। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, आपको अवसर मिले तो टेस्ट करके देख लीजिएगा। एक, वो तुरंत उसके चेहरे पर वो जो पहले एक नॉमेनक्लेचर होता था बिना का स्माइल, जब हम लोग छोटे थे तब, याद है?
जी जी याद है। वो बिना का स्माइल उसके मुंह पे दिखेगी, कोलगेट स्माइल, एकदम सारे दांत दिखने लग जाएंगे उसको, वो प्रसन्न हो जाएगा। और दूसरा वो कहेगा ओ मिस्टर मोदी। ये दो चीजें अवश्यंभावी होगी। भारत की पहचान बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में किया है। और ये जो लंबी यात्रा हुई है, पूरा भारत, 140 करोड़ लोगों का भारत, जिसने बहुत संघर्ष के बाद में, बहुत सारे बलिदानों के बाद में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंगीकार किया था। लाखों कुर्बानियों के बाद अनेक लोगों ने अपने आप को खपा दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलना स्वीकार किया, बंदूक की गोलियां खाना स्वीकार किया, बर्फ की शिलाओं पर लिटाए गए, गोलियों की मार सही, लाठियों के प्रहार सही, कोड़ों की मार सही, कोलू में बैल की जगह जुट जाना स्वीकार किया होगा, तब जाकर के देश आजाद हुआ था। इतनी बड़ी कीमत चुका करके आजाद हुए देश के नागरिकों का भी 2014 से पहले धीरे 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 जिस तरह की शासन व्यवस्थाएं भारत में काम कर रही थी और जिस तरह के हालात भारत में उनके चलते हुए बन रहे थे, भारत के 140 करोड़ लोग, इस असीम ऊर्जा और क्षमता का भारत जो है, इसका सामान्य जनमानस एक घोर निराशा के अंधकार में डूब गया था। उसको संदेह होने लगा था कि हमने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंगीकार किया, यह हमारे लिए उपयोगी भी है कि नहीं। इस निराशा के अंधकार से निकाल करके असीम ऊर्जा से लबरेज करके भारत विकसित हो सकता है। देश के 140 करोड़ लोगों में 2-4 पॉलिटिकल लोग हैं जो इंटेंट से मानते हुए भी शायद स्वीकार नहीं करते, उनको छोड़ दो। बाकी 140 करोड़ लोग, भारत विकसित होगा, उसको विकसित बनाने की दिशा में आगे जुटे हैं। ये भारत का परिवर्तन पिछले 10 साल में हुआ है। बहुत बेहतर। अब भारत की बात हो रही है तो दुनिया की नज़र इस समय एक और कारणों से भारत की तरफ है, वो है जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। मैंने सोशल मीडिया पर देखा भी था, उसे शेयर भी किया था। आप वहाँ कई बार हो आए गए, एक छोटा सा हादसा भी हुआ वहाँ पर, लेकिन कहा जाता है कि जो भारत का जो कल्चरल इम्पैक्ट है पूरी दुनिया पे, कुंभ उसमें सबसे बड़ी कड़ी है। और आपने ये बोला भी था और मुझे पता भी चला कि आपने निश्चय किया है कि जितने दिन बचे हुए हैं रोज़ एक आर्टिकल आप कुंभ की महत्ता को लेकर के, कैसे 3000 सालों से जो कहा जाता है वामपंथियों के द्वारा कि भारत इन खेमों में बटा था, उन खेमों में बटा था, ऐसे बटा था, वैसे बटा था, लेकिन कुंभ एक ऐसा फेस्टिवल था जिसमें सब जाति धर्म के लोग एक जगह आके त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाते थे। और इसका इतिहास 3000 साल का तो निश्चित रूप से है, 3200 साल का। तो इसके जरिए भारत के सामने एक बहुत बड़ा मौका है कि पूरी दुनिया के फलक पे अपने सांस्कृतिक विरासत को नए सिरे से परिभाषित करे रखे। मुझे इस बार ऐसा लगा कि योजना को लेकर के, व्यवस्था को लेकर के बहुत चर्चाएं हुई, लेकिन इसके सांस्कृतिक महत्व को लेकर के थोड़ी उतनी मार्केटिंग दुनिया में जैसे होनी चाहिए या जो संदेश जाना चाहिए, वो शायद अभी तक संदेश उस लेवल पे नहीं जा पा रहा है या नहीं गया है। देखिए, निश्चित रूप से कुंभ भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जैसा आपने कहा, कुंभ उन सब लोगों की प्रदूषित मानसिकता के गाल पर एक करारा तमाचा है जिन्होंने नियोजित रूप से यह स्थापित करने का प्रयास किया कि भारत अंग्रेजों के आने से पहले या मुगल सत्ता के अधीन होने से पहले भारत किसी राष्ट्र के स्वरूप में नहीं था। वो विभिन्न छोटे छोटे साम्राज्यों में बटा हुआ, जहां अलग अलग तरह की शासन व्यवस्थाएं थी, अलग अलग तरह के विधान थे, निशान थे, प्रधान थे, उन सब में विभक्त था। जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है हमारी, जो क्राफ्ट क्यूजीन की डाइवर्सिटी है, वो उनके इस बात को एक बल प्रदान करती थी, सपोर्ट करती थी। लेकिन कुंभ उन सब लोगों को एक जवाब है। और जैसा उपेंद्र जी ने अभी कहा, 3200 साल का तो लिखित इतिहास है। और उससे पहले, क्योंकि अभी बहुत सारी लैंग्वेजेस डिसफर होना बाकी हैं, जो भारत के
सभ्यताओं के विकास और उसकी यात्रा को आने वाले समय में निश्चित रूप से लोगों को बीच में लेकर के जाएगी, जिसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। अभी बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो घोषित किया है। जब हम देश की करोड़ों पांडुलिपियों को एक साथ डिजिटाइज करेंगे और इस टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के साथ में, ताकत के साथ में, आर्टिफिशियल इंजन की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस क्षमता के साथ में उनको डिसाइफर करने के लिए प्रयास करेंगे। देखिए, कुंभ भारत को एकता के सूत्र में निबद्ध करने वाले अनेक कारकों में से एक कारक है। जो 45 करोड़ लोग 45 दिन में आ रहे हैं, कोई किसी से ये नहीं पूछता कि आप शैव हैं या वैष्णव मतावलंबी हैं। कोई किसी से नहीं पूछता कि आपकी पूजा पद्धति क्या है। कोई किसी से नहीं पूछता कि आप किस क्षेत्र से आए हैं, आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। देश के हर कोने से आया हुआ, समाज के हर वर्ग संवर्ग से आया हुआ व्यक्ति एक साथ खड़ा होकर के उस संगम में डुबकी लगाता है। वहां भारत जो है उसकी असलियत दुनिया के सामने आती है। लेकिन जिस तरह से भारत का परिदृश्य बदला, किसी ने मुझे एक दिन प्रश्न किया, उपेंद्र जी, उसने कहा कि कुंभ अब की बार इतना बड़ा क्यों हो गया। पहले तो कुंभ इतना हर 12 साल में कुंभ पूर्ण कुंभ होता है, उससे पहले भी जो है हर 3 साल में कहीं ना कहीं कुंभ का आयोजन होता है, सिंहस्थ होता है उज्जैन में, नासिक में। और ये महत्ता कुंभ का विषय संदर्भ जो है हजारों हजारों साल से इस देश में विद्यमान था। अब की बार कुंभ की इतनी चर्चा पूरी दुनिया में क्यों हो रही और देश भर में भी क्यों इस करके इतना उत्साह और कुंभ को लेकर के ऐसा कौतूहल बनाए, लोग घर से निकल करके जा रहे हैं। जिन लोगों का आस्था से लेकर के कुंभ की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, कुंभ की जो एस्ट्रोनॉमिकल मान्यताएं, उनसे शायद कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है? तो मैंने 2 चीज उस पर कही। एक, भारत ने पिछले 10 साल में जिस गति के साथ में प्रगति की है, पूरा विश्व एक कौतूहल की दृष्टि से, उत्सुकता की दृष्टि से नए सिरे से भारत को देखने लगा है और भारत को जानने और पहचानने का प्रयास कर रहा है। इसलिए पूरी दुनिया कुंभ की तरफ देख रही है। और दूसरा, भारत के सामान्य मानवी ने पिछले 10 साल में जिस तरह से अपनी विरासत पर प्रधानमंत्री की प्रेरणा से, उनके सदाशयता पूर्वक किए गए निरंतर प्रयासों के चलते हुए भारत के लोगों ने जिस तरह से अपनी विरासत को सम्मान देना प्रारंभ किया, उसके कारण से कुंभ को जो है ये ज्यादा का जो आज रिस्पांस मिल रहा है, वो रिस्पांस मिल रहा है। और मैं ये मानता हूं कि ये एक ऐसा अवसर था जिसे हम भारत की एकता को, भारत की सांस्कृतिक विविधता को एक साथ दर्शित कर सकते थे। मैंने कहा अभी एक दिन, आपने जो आर्टिकल लिखना शुरू किया है उसमें क्या फोकस उसी के दृष्टिकोण से कह रहा हूं जी। मैंने कहा महाभारत का युद्ध था और द्विवेदी साहब, महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। युद्ध के प्रारंभ से ठीक पहले अर्जुन के मन में जो है वो संशय का भाव उदित हुआ। उसने कहा, मैं अपने परिजनों पर, अपने गुरुजनों पर किस तरह से हथियार उठा पाऊंगा, उनका वध किस तरह से कर पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। 700 श्लोक का वो संवाद है, जिस 700 श्लोक के संवाद में 18 बार अर्जुन ने फिर भगवान से प्रतिप्रश्न किया, पूछने की, समझने की ओर चेष्टा की। भगवान ने फिर विस्तार से उस विषय को समझाने के लिए और अधिक क्लैरिटी के साथ में उसको समझाने का प्रयास किया। लेकिन 700 श्लोक के संवाद के बाद में भी कृष्ण जैसा गुरु वो भगवान को गीता, भगवान जो है अर्जुन को गीता नहीं समझा पाया, यथार्थ जीवन का नहीं समझा पाया। तो भगवान को विराट रूप का दर्शन देना पड़ा, विश्व रूप का दर्शन देना पड़ा। और वो एक निमिष मात्र का दर्शन, हमारी हिंदुस्तान की जो कालगणना है उसमें निमिष सेकंड का भी कई 100वां हिस्सा है। उस निमिष मात्र के दर्शन मात्र से अर्जुन का सारा संताप, संशय सब समाप्त हो गया। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि भारत जो इतनी विविधताओं से भरा हुआ है, उसको अगर किसी व्यक्ति को आप 100 किताब, 100 आख्यान, 100 व्याख्यान देकर के पढ़ा करके समझाना चाहो, नहीं समझा सकते। 3 दिन कुंभ में चला जाए, भारत समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। अब कुंभ की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उससे बढ़कर के, आगे बढ़कर के आज कुंभ को, या तो कुंभ का नैरेटिव बन रहा है कुंभ की व्यवस्थाओं के संदर्भ में, या कुंभ का नैरेटिव बन रहा था उसकी भव्यता के संदर्भ में। कुंभ का नैरेटिव थोड़ी देर तक हमारी जैन जी ने जो है, हमारी जो नई पीढ़ी के लोग हैं, इन्होंने स्लिप करके उसको
वो माला बेचने वाली मोनालिसा और आईआईटी बाबा तक ट्रांसफर कर दिया था। कुंभ की भव्यता और दिव्यता को कुछ लोगों ने, वहां हुई एक दुर्घटना जिसको लेकर के सबके मन में संताप है, संवेदनाएं हैं, उसको लेकर के गढ़ने का प्रयास किया होगा। मैं ये मानता हूं कि कुंभ इज मच 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 बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स। कुंभ की धार्मिक पक्ष के अतिरिक्त, कुंभ के एस्ट्रोनॉमिकल पक्ष के अतिरिक्त, कुंभ का सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पक्ष ठीक से विश्व के समक्ष जाए, इसके लिए हम सबको काम करने की जरूरत है। तब मैंने निर्णय किया कि मैं कुछ आर्टिकल लिखूंगा, कुछ छपे, और मुझे लगता है अगले 20 दिन तक रोज एक आर्टिकल कुछ न कुछ इस विषय में लेकर के छपे। इसके ऊपर मैं अपनी तरफ से एज एन इंडिविजुअल मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, और मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को इसको कंट्रीब्यूट करना है, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। एक और छोटी सी बात, इसके लिए कुंभ की इतनी बातचीत हुई तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जरूर उनकी सराहना होनी चाहिए कि किसी भी देश में जब ओलंपिक होता है तो मैक्सिमम जो संख्या होती है करीब 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़, इससे ज़्यादा लोग नहीं आते। भारत ने ओलंपिक के लिए अपनी दावेदारी पेश की है, लेकिन भारत देश की क्षमता है कि प्रयागराज एक जिला है और वहाँ पर 45 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार की मशीनरी होस्ट कर रही है। ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात है। एक सवाल मैं लूँगा, उसके बाद मैं चंद्र प्रकाश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ सवाल मंत्री जी से लेंगे। एक सवाल नहीं, बात पूछते रहो, तुम अच्छा कर रहे हो। हाँ, नहीं, एक सवाल और लूँगा सर से। जब बात 3200 साल पुरानी चल रही थी तो जिस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय के दोबारा जीर्णोद्धार और दोबारा संरक्षण को लेकर के आपकी सरकार ने प्रयास किया, ये प्रयास पहले देखने को नहीं मिले। इसको कुछ जो विपक्ष के लोग हैं ये मान के चलते हैं कि भाई बीजेपी की सरकार है, इनका यही एजेंडा है, ऐसा ही करते हैं, इसी से जो है पब्लिक को गुमराह करते हैं, वाहवाही बटोरते हैं। हम तो मतलब सबके लिए काम करते थे, ये कुछ लोगों के लिए काम करते हैं। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय भारत के लिए वो विश्वविद्यालय है, वो ज्ञान का मंदिर, वो ज्ञान का केंद्र था जिसका संरक्षण बहुत पहले किया जाना चाहिए था। मैं ये आपके मुंह से जानना चाहूँगा, यहाँ इतने सारे लोग वर्ल्ड बुक फेयर में हैं, लाइव करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, कि नालंदा विश्वविद्यालय के जीर्णोद्धार को लेकर के, उसको पुनर्स्थापित करने को लेकर के क्या प्रयास सरकार ने किया और किस तरीके से संभव हो पाया? देखिए, भारत जो विश्व की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, इन सब चेतना का केंद्र और एक प्रदीप्त सूर्य ऐसा हुआ करता था, भारत की इस हजारों साल की यात्रा में जब भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र था, ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था, स्थापत्य का केंद्र था, कला का केंद्र था, इस पूरी यात्रा में भारत का सबसे काला अध्याय, जहां से एक टर्निंग पॉइंट अगर भारत की इस यात्रा में कोई था तो वो नालंदा विश्वविद्यालय को जब जाके लाइब्रेरी को, या नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ करके जब नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जलाया गया, वो था। और जब उसको जलाया गया उसके बाद में मैं मानता हूं कि आजादी के बाद में यदि लोकतांत्रिक भारत में सबसे पहले कोई पुनर्निर्माण होना चाहिए था तो वो सांस्कृतिक और बौद्धिक चेतना के केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय का होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से तब से लेकर के बीच का एक कुछ छोटा सा कालखंड अगर हम छोड़ दें तो नरेंद्र मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने तक, मोटे समय तक, लंबे दूरी तक जो लोग भारत के शासन व्यवस्था में रहे, वो लोग अपने आप को भारतीय होने पर गर्व नहीं करने वाले लोग थे। न उनके मस्तिष्क में भारत के लिए कोई गर्व का बोध था, न उनके हृदय में कोई भारत के लिए पवित्र भाव था। इसलिए उन्होंने भारत को हमेशा एक करुणा की दृष्टि से, दया की दृष्टि से, एक लाचार गरीब की तरफ जिस तरह से देखते हैं उस दृष्टि से देखा। भारत के लिए सम्मान की दृष्टि से देखने वाले और भारत की विरासत पर गर्व करने वाले लोगों के पास में जब कलम की ताकत आई और देश की जनता ने दी, तब आज ये भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्भव का समय आया। इट्स एन इरा ऑफ कल्चरल रिनाशा इन इंडिया। भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का दौर आया है और मैं मानता हूं कि उसको शुरुआत
का सबसे सटीक जगह अगर कोई है तो वो नालंदा विश्वविद्यालय है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नालंदा नव अध्ययन का चेतना केंद्र बने, नालंदा जिसने जो भारत की नहीं दुनिया की ज्ञान की राजधानी थी वो वापस उस रूप में प्रतिस्थापित हो, उसके लिए प्रयास जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं, वो भारत को भारत बनाने की दिशा में और विश्व गुरु भारत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा जो है लैंडिंग, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा। मैं चंद्र प्रकाश सर से निवेदन करूंगा कुछ सवाल जरूर माननीय मंत्री जी से वो भी पूछें। मुझे तो ये कहा गया था कि आपको गणपति की तरह बैठना है, इसलिए गणपति का हम आह्वान करते हैं कि कार्यक्रम ठीक रहे। लेकिन खैर, अब मैंने सोचा था कि मेरे लिए केक वॉक होगा, लेकिन पता नहीं था कि बहुत बड़े पहलवान से मुकाबला होने वाला है। तो चूंकि शेखावत जी ने बात की, शेखावत जी आपने जो कहा वही से मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि हमने आध्यात्मिक कुंभ की बात की, धार्मिक कुंभ की बात की, उसके इतिहास की बात की, लेकिन उसके सांस्कृतिक पक्ष की बात नहीं की। और मैं चूंकि संस्कृति मंत्री हमारे सामने हैं, उनके सामने इस बात को रख रहा हूँ कि अभी तक मैंने ये नहीं सुना किसी भी व्यक्ति को ये बोलते हुए सोशल मीडिया पर कि ये जितने अखाड़े हैं, 14 हैं अखाड़े, ये 14 अखाड़े इनकी व्यवस्था क्या है, ये व्यवस्था बनी ही क्यों। कुछ लोग कहते हैं कि आदि गुरु शंकर ने उसका प्रारंभ किया, कुछ उनके शिष्य सुरेशाचार्य को देते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये हमारी सबसे बड़ी असफलता रही इस कुंभ में कि हमने लोगों को ये नहीं बताया कि आदि गुरु शंकर ने पूरे देश को 4 भागों में बांट रखा था मठों के अनुसार, और हर मठ को एक वेद दिया गया था कि वो उसकी रक्षा करेंगे, उसका प्रसार करेंगे, उसका प्रचार करेंगे। और मामला यहाँ तक नहीं रुका है, हर अखाड़े को एक महावाक्य दिया गया। महावाक्य क्या है? उपनिषदों में 4 महावाक्य कहे जाते हैं। तो जैसे 4 वेद हुए, 4 मठ हुए, 4 महावाक्य हुए। जैसे कि जिनको मेरे बटुक बैठे हैं यहाँ पे कि अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य एक क्षेत्र का, उस क्षेत्र के अखाड़ों का हो क्या रहा है, मतलब जो चेतना वैदिक काल से चली आ रही है उस परंपरा को जीवित रखना, उसको प्रसारित करना, नए संदर्भों में बात करना, और कैसे समाज में इन संतों ने, इन सन्यासियों ने, इन उपासकों ने समन्वय किया। उदासीन अखाड़ा जिन्होंने सुना होगा, वो सिखिज्म और हिंदुइज्म जिसको कहते हैं, उसके समन्वय के कारण। तो ये तो मेरी बड़ी भूमिका हो गई। अब मैं शेखावत जी से पूछूंगा कि शेखावत जी, ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग, इतने प्रसार के माध्यम हैं, इतने सोशल मीडिया हैं, सरकारें काम कर रही हैं, पर हमने संस्कृति के पक्ष को लोगों के सामने क्यों नहीं रखा? देखिए, निश्चित रूप से आपकी चिंता का मैं आदरणीय द्विवेदी साहब सम्मान करते हुए मैं कहना चाहता हूं, आपने अखाड़ों के बारे में बात की, थोड़ा तकनीकी विषय था, लेकिन कुंभ क्यों प्रारंभ हुआ? हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को पूछ लीजिए, 1% लोग भी उसके बारे में, कुंभ का बैकग्राउंड नहीं बता पाएंगे। कुंभ इन 4 ही स्थानों पर, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैनी में और प्रयागराज में ही क्यों होता है, ये भी शायद नहीं बता पाएंगे। कुंभ का अमृत मंथन से क्या संबंध है, ये भी शायद लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि हमने कभी अपनी विरासत को जानने का और जताने का परिश्रम नहीं किया। कुंभ किस तरह से भारत को सांस्कृतिक रूप से इंटीग्रेट करता है, इसके बारे में कोई चर्चा कभी हमने नहीं की। आपने वेदों की चर्चा की, उपनिषदों की चर्चा की, आपने जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य की चर्चा की। भारत का जो, जैसा मैंने जहां से प्रारंभ किया था कि भारत का जो सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक वैभव था, जो भारत की बौद्धिक संपदा थी, उसको जानने पहचानने के लिए दुनिया भर से लोग भारत में आए। एज ए स्टूडेंट भी आए, एज ए ट्रैवलर भी आए।
जो लोग आए उन्होंने जाकर के जो समाचार विश्व भर में दिए, जो भारत को जानने आए थे वो भारत को लूटने के लिए आए, और 2000 साल तक भारत को लूटने के लिए और भारत की इस सभ्यता के उत्कर्ष को पद्दलित करने के लिए सुनियोजित रूप से 2000 साल तक भारत में हमले हुए। और हमलों के चलते हुए जब हमारे इस तरह के शिक्षा केंद्रों को नष्ट किया गया, वो केवल यात्रा, केवल विषय नालंदा तक नहीं था, उसके अतिरिक्त भी, नालंदा तक्षशिला के अतिरिक्त भी हमारी धार्मिक आस्था के सारे केंद्र, क्योंकि हमारी शिक्षा के केंद्र, हमारी सारी संस्कृति के केंद्र हमारे मंदिरों के इर्द गिर्द होते थे। तब 16 बार सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, हमारे मंदिर सारे तोड़े गए। हमारी ये परंपरा जीवित रहे। कुछ लोग कहते हैं कि वो जो एक कवि ने लिखा है, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सारा जहान हमारा दुश्मन था और लंबे दौर तक था, तब क्यों नहीं मिटा? क्योंकि हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने उस समय लिखित ज्ञान पर निर्भरता को समाप्त कर दिया। हमने कहा लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्मृति पर लाकर के उसको खड़ा कर दिया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्मृति के द्वारा उसको हस्तांतरित करेंगे, ये विधान कर दिया। वो स्मृति का लोप न हो जाए इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने 4 अलग अलग डिविजन्स बना दिए। 4 अलग अलग मठ, जिन ध्येय वाक्य की बात आपने कही है, उन 4 अलग अलग थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स टू लुक टुवर्ड्स लाइफ, उनको अलग अलग सेक्ट में बांट करके उनको अलग अलग काम दिया। अब क्योंकि न तो नेतृत्व जो है विरासत पर सम्मान करता था, और देश का सामान्य मानवी जो है वो रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी मजबूरी से ऊपर नहीं आ पा रहा था। उसके जीवन में मूलभूत बुनियादी चीजों की आवश्यकता का संघर्ष वो इतना बड़ा हो गया था कि उसके लिए ये विचार प्राथमिकता नहीं थी। अब क्योंकि ये परिवर्तन का दौर आया है, जब एक तरफ देश के करोड़ों लोग उस गरीबी की रेखा और उस बुनियादी आवश्यकताओं के संघर्ष से माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनकी चेष्टा से बाहर निकल पाए, और दूसरी तरफ सरकार भी भारत की सांस्कृतिक वैभव को दिखाने के लिए, पूरे सम्मान के साथ में दिखाने के लिए जुटी है, तब इस विषय पर चर्चा होना प्रारंभ हुआ है। अभी शुरुआत है, अब हमने चर्चा करना शुरू किया। मैं मानता हूं कि अगर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी जैसे लोग या उपेंद्र भाई जैसे लोग या यहाँ इस लिटरेरी फेस्टिवल में जब इस विषय का बीज आरोपित होगा, आज भारत का सांस्कृतिक परिदृश्य इतना फर्टाइल है, इतनी भूमि उर्वरा है। आप ने जो बीज रखा है, मैं आपको कहता हूं कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत का जब सांस्कृतिक पुनरुद्भव होगा, जिस रास्ते पर हम चल पड़े, निश्चित रूप से ये विषय लोगों के लिए चर्चा का विषय बन जाएंगे, और ये जब चर्चा का विषय बनेंगे तो निश्चित रूप से हम सम्मान के साथ में पूरे विश्व के पटल पर इनको ले जा पाएंगे। शेखावत जी, एक बड़ी आनंद की बात बताता हूँ और आश्चर्य की भी बात बताता हूँ कि हमारी जो संस्था है दूरदर्शन प्रसार भारती, उसने मुझे सिर्फ 10 दिन पहले कहा कि कुंभ पर काम करना है, और 10 दिन के बाद उसको टेलीकास्ट करना है। जिस कुंभ का इतिहास हजारों वर्षों दूरदर्शन का, वाले आपकी क्षमता जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कोई खास बात नहीं। उन्होंने मुझे, पर इसलिए मैंने अध्ययन किया, और शायद थोड़े दिनों में आप उस पर 30 प्रकरण देखेंगे, और इसलिए मैं शेखावत जी से लड़ रहा था कि काश मुझे 2-3 वर्ष और दे दिए होते तो हम लोग अमृत ढूंढ कर ले आते। लेकिन खैर, जैसा भी है, हम लोग के प्रयत्न जारी हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कोविड की आपदा आई थी, तब हमने कहा था कि आपदा में अवसर को तलाश करना चाहिए। देखिए, कुंभ को हम अंत के रूप में न लें, कुंभ प्रारंभ के रूप में लें। ये एक अवसर है, और कुंभ को इस महाकुंभ से लेकर के आगामी अर्ध कुंभ तक 2027 में जब हम सिंहस्थ के समय तक पहुंचेंगे, लेट अस टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि हम अगले 3 साल में, मैं आपको 3 महीने की बात कर रहा हूं, मैं आपको 3 साल का समय देता हूं, अगले 3 साल तक हम कुंभ को विश्व के पटल पर ले जाएं। इस लक्ष्य के साथ हमको काम करना होगा, क्योंकि स्वीकार्यता बढ़ी है और स्वीकार्यता बनी भी है। इस बनी और बढ़ी हुई स्वीकार्यता का जो है, हम इसके फल को हम उतार पाएं, दुनिया के देश के लिए हम हार्वेस्ट कर पाएं, इसके लिए हमको काम करना चाहिए। 2 बातें जो है दुनिया के और लोगों को भारत की तरफ बहुत आकर्षित करती हैं।
जैसे जब स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका गए तो सबसे ज़्यादा उनके गेरुए वस्त्र को देखकर अंग्रेज आकर्षित हुए। और दूसरी बात, जब उन्होंने माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी वहाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर कहने का उससे पहले चलन ही नहीं था, मिस्टर एंड मिस टाइप का चलन था। इन दो बातों ने लोगों का दिल जीता। आज के डेट में मंत्री जी से मेरा सवाल है कि आज के डेट में भारत की जो आध्यात्मिक विरासत है वो तो पश्चिम को हमेशा आकर्षित करती ही है, और कहीं ना कहीं भारत ने अपनी वैज्ञानिकता खो दी। इसके लिए जब हमें कोई बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी, एआई, इस तरह की चीज़ों के लिए हमें पश्चिम की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन क्या आप ये देख पा रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में अगर आध्यात्म के लिए पश्चिम पूरब की तरफ देखता है, यानी भारत की तरफ देखता है, तो क्या पूरब को वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए पश्चिम को देखने के बजाय हम अगले 10 सालों में इस दिशा में सक्षम हो पाएंगे कि टेक्नोलॉजी के लिए हम भारत की तरफ ही देखें? जबकि एक बड़ी आयरनी ये है कि दुनिया की जितनी बड़ी टेक कंपनी है उनको अमेरिका में बैठ के भारतीय ही चला रहे हैं। तो इतना जो टैलेंट पोचिंग हो जाती है, ये भी एक कल्चर, संस्कृति और इस तमाम अस्तित्व से जुड़ी बात है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहाँ का टॉप मोस्ट ब्रेन अमेरिका चला जाता है? उपेंद्र भाई, अगर ये सवाल आज से 10 साल पहले किसी ने पूछा होता या 5 साल पहले पूछा होता तो शायद प्रासंगिक होता। मैं मानता हूं कि आज ये सवाल है प्रासंगिक हो गया है। आज टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए स्पेस साइंस से लेकर के मेटावर्स से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पूरी दुनिया पूरब की तरफ देख रही है। पूरब जब मैं कहता हूं तो भारत भी हो सकता है, चीन भी हो सकता है। पूरा विश्व आज जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में डिपेंडिंग अपॉन द ईस्ट। और ये जो ब्रेन ड्रेन का संकट भारत के सामने था, क्योंकि हमारे लोगों के पास में अपने बौद्धिक क्षमता के अनुरूप वो अनुसंधान कर सके, इस तरह की मानसिकता और इस तरह की रिसोर्सेज हमारे पास में नहीं थे, प्लेटफॉर्म नहीं थे। पिछले 10 साल में इस तरह का इकोसिस्टम बनाया गया, तब आज भारत में स्टार्टअप्स की संख्या 400 से बढ़कर के और 1.5 लाख पहुंच गई। और दुनिया के सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न अगर किसी देश में देश में बन रहे हैं, वो आज भारत में बन रहे हैं। आज भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या भी है, वो 150 के आसपास में पहुंच गई है, करीब 200। और आने वाले समय में जो डाइवर्सिटी हमारे स्टार्टअप्स में आई है, इनिशियली स्टार्टअप्स जब शुरू हुए थे तब स्टार्टअप कल्चर में सर्विस प्रोवाइडिंग जो कंपनीज हैं उनके लेकर के स्टार्टअप्स बने थे और सक्सेसफुल हो रहे थे। अब इनोवेशन के प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से भारत के स्टार्टअप्स काम करने लगे, हम पूरी दुनिया को तकनीकी समाधान देने वाले देश बनेंगे, उस तरह की संभावना के द्वार पर आज खड़े। इसके साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इनोवेशन हमारे विद्यार्थियों को हमारे यूथ को विद्यार्थी जीवन में मिले, उसके जीवन का हिस्सा बने, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इनोवेशन की मानसिकता को इनकलकेट करने के लिए, क्योंकि पहले हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम से हमारी शिक्षा पद्धति आई, वो शिक्षा पद्धति 2 चीजों पर डिपेंड करती। एक याद करने की क्षमता, द कैपेसिटी टू रिसाइट, अनदर इज द कैपेसिटी टू कैलकुलेट। 2 ही चीजें होती थी। हम छोटे थे, अब की जनरेशन ने शायद वो संताप नहीं भोगा होगा 2 की, 4 की, 5 की, 6 की, और टेबल याद करने में कितनी पिटाई हुई थी। मुझे तो उसी को लेकर के आज तक उस टेबल से घृणा हो रखी है। और हमसे पहली पीढ़ी थी जो उसको, वो हम तो सौभाग्यशाली मानते थे अपने आप को कि हमको 1, 2, 3, 4 से लेकर के 30, 40, 50 तक की टेबल रटनी पड़ती थी। हमसे पहली पीढ़ी को 1, सवा, 1.5, पौने 2 और 2 उसकी भी टेबल रटनी पड़ती। इस कैलकुलेशन के अलावा जो याद कर सकता है, आपको जो क्लास में पढ़ाया गया है वो चाहे सही है चाहे गलत है, जो किताब में लिख दिया है उसको ब्रह्म वाक्य मान करके रट करके याद कर ले, और उसको हूबहू अपने जो है पुस्तक में, अपने उत्तर पुस्तिका में, एग्जामिनेशन में लिख दे। जो सबसे अच्छा करेगा वो जो है सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, सर्वगुणी हो जाएगा।
इसने हमारे इनोवेशन की जो बेसिक कोर था हिंदुस्तान का, जिसने हिंदुस्तान को सदियों पहले हिंदुस्तान बनाया था, जब दुनिया जीवन का अस्तित्व, जीवन को खोज रही थी, जीवन के संसाधनों को खोज रही थी, रोटी बनाना कपड़ा पहनना नहीं जानती थी, तब भारत के ऋषि मुनि जो है भारत में जीवन का यथार्थ खोजने का काम कर रहे थे, सत्य को ढूंढ रहे थे, जीवन के यथार्थ को। आज से 2500 साल पहले जो आज डॉक्टर्स जिस बात को जान नहीं पाए, ऐसे हमारे पूरे शरीर के नाड़ी तंत्र और 72,000 नाड़ियों को, एक एक नाड़ी को डिपिक्ट करके उसका नामकरण कर चुके थे, क्योंकि हमारे यहाँ खोज की परंपरा थी। उस परंपरा को जिस तरह से मार दिया गया, जिसको दबा दिया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए सिरे से उसको प्रारंभ किया। हिंदुस्तान में इनोवेशन और एनालिटिकल थिंकिंग पर काम हो, उसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आया, और उसके साथ साथ में आज अटल टिंकरिंग लैब्स को जिस तरह स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया, मैं आपको बताता हूं कि इट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। और अब जो इस बजट में जिस तरह से नए अटल टिंकरिंग लैब्स की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, द कमिंग जनरेशन हु इज गोइंग टू बी द फ्रूट ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और साथ साथ में जो इस अटल टिंकरिंग लैब्स के समय में अपॉर्चुनिटी में पढ़ करके आएंगे ना, सब दुनिया के सारे सॉल्यूशंस, तकनीकी सॉल्यूशंस ईस्ट से आने वाले हैं, आप मान करके चलिए। एक सवाल, प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है, वैसे कहा जाता है पहले के ज़माने में कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता था, और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठता है तो जरूर वो ईश्वर का ही प्रतिनिधि अभी भी होता है। प्रधानमंत्री जी के बारे में जैसे एक बात तो खुद भी बोलते हैं कि मैं कभी छुट्टी नहीं लेता। आप चूंकि उनकी कैबिनेट के सीनियर मेंबर हैं, अगर एक हल्का सवाल पूछिए, यहाँ लोग भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी के किन्हीं 3 सबसे अच्छे गुण जो आपको लगे हों, जिनको आपने सोचा होगा कि मैं भी ऐसा करूँगा अपने जीवन में, मुझे भी उतारना चाहिए। प्रधानमंत्री हम सबके लीडर भी हैं, कैबिनेट के एक तरीके से वो चेयर भी करते हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं और दुनिया आज उनको फॉलो कर रही है। तो आपने क्या सोचा कि ये 3-4 बातें ऐसी हैं जो मुझे भी अपने जीवन में उतारनी चाहिए, सीखनी चाहिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की पुरुषार्थ करने की क्षमता, 7.5 दशक का जीवन लगभग पूरा करने के बाद में भी जो ऊर्जा उनमें है और जो काम करने की क्षमता है, वो निश्चित रूप से देश के लोगों के लिए प्रेरणा है। दूसरा, जो उनकी, ही इज द बेस्ट टीचर, जो अपने हर कदम से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कथन से और अपनी करनी से, वो हर बार अपने टीम को, अपने साथ खड़े लोगों को कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। ही इज द बेस्ट स्कल्प्टर, जो मनुष्यों को, अपने साथियों को घड़ सकता है, ऐसी क्षमता वाले व्यक्ति है। एंड द थर्ड थिंग जो मैं कहूंगा कि ही इज ए ग्रेट लिसनर। हम सामान्यतः देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को 1-1.5 घंटे का भाषण देते हुए, शायद लगता होगा कि ये बहुत अच्छे ओरेटर है। मैं मानता हूं कि वो ओरेटर से ज़्यादा बड़े लिसनर है। प्रधानमंत्री जी के पास जाइए समय लेकर के, अगर आपने 10 मिनट का समय आपको उन्होंने दिया है, आप 9 मिनट और 59 सेकंड तक लगातार बोलते रहिए, वो आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे। डिसिप्लिन ऑफ लाइफ एंड टाइम मैनेजमेंट। साहब, घड़ी लेट हो सकती है, नरेंद्र मोदी कभी लेट नहीं होते। आपको 5 बजे का समय दिया है, आप 5 में 5 कम पे अगर उनके ड्राइंग रूम में होंगे तो 5 बजने में जब 1 सेकंड कम होगा तब वो आपके सामने बैठे होंगे। ये जो जीवन, अपने व्यक्तिगत जीवन से लोगों के सामने आदर्श उत्पन्न करना, ये जो क्षमता माननीय प्रधानमंत्री जी की है, वो मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए तो अनंत प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। और ऐसे लाखों लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में उनको देख करके, उनसे सीख करके अपने जीवन में परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त की होगी और अपने आप में कामयाब हुए होंगे। एक और छोटा सा सवाल, कितना क्विक डिसीजन लेते हैं प्रधानमंत्री जी? अभी एक इंटरव्यू पॉडकास्ट में बोले कि मेरी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसका अभी ठीक से इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, हंसते हुए बोला उन्होंने। वो कितना क्विक डिसीजन मेकर हैं? देखिए, क्विक डिसीजन से सामान्यतया ये लिया जाता है कि स्पॉन्टेनियसली कुछ भी तय कर दिया, ऐसा सामान्यतया नहीं होता। कोई भी निर्णय, क्योंकि प्रधानमंत्री के स्तर पर लिया गया निर्णय, आपने कहा कि प्रधानमंत्री भगवान का रूप होता है, राष्ट्राध्यक्ष भगवान का रूप होगा, निश्चित रूप से सत्य है। द्विवेदी साहब क्योंकि चाणक्य प्रतिमूर्ति अपने सामने बैठे हैं, मैं इसलिए कहता हूं
जो राष्ट्राध्यक्ष है ना वो दंड का अधिकारी है, और हिंदू विधान में दंड देने का अधिकार केवल ईश्वर के पास में है। अल्टीमेट जज जो है, जस्टिस का अधिकार उसके पास में, जज साहिबा सामने बैठे हैं। इसलिए जिसके पास में दंड देने का अधिकार है ना, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसलिए हमारे ऋषियों मनीषियों ने कल्पना की थी। लेकिन जो व्यक्ति उस रिस्पॉन्सिबल चेयर पर बैठा है, उसका कहा गया हर एक व्यक्त और शब्द और उसका किया गया हर एक निर्णय भारत के 140 करोड़ लोगों को तो प्रभावित करता है। ये आज भारत उस क्षमता पर आकर के खड़ा हो गया है कि वो दुनिया को प्रभावित करता है, क्योंकि दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जिसमें भारत के और भारत से निकली हुई बात को इग्नोर करके आज कोई निर्णय हो सके। इसलिए वो निर्णय क्विक होते होंगे, स्विफ्ट होते होंगे, लेकिन वो वेल रिसर्च्ड और वेल थॉट ऑफ होते हैं। ऐसा उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा। मैं नहीं जानता उनका संदर्भ क्या था, किस संदर्भ में उन्होंने कहा था, आप किस संदर्भ की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिसी पैरालिसिस इस हिंदुस्तान में था वर्षों तक, निर्णय होते नहीं थे, लटकाए जाते थे, अटकाए जाते थे, क्योंकि प्राथमिकता जो है हर एक निर्णय के पीछे परिप्रेक्ष्य में चुनाव जीतना और कुर्सी पर बने रहना होती थी। जिस व्यक्ति को कुर्सी से मोह नहीं है ना, उसको निर्णय लेने के लिए अब रिस्क दिखती नहीं है, उसको रिस्क छोटी लगती है। इसलिए वो राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बिना पॉलिसी पैरालिसिस के, बिना किसी विलंब के राष्ट्र के हित में निर्णय ले सकते हैं। एक उदाहरण, उत्तर प्रदेश का चुनाव मुंह सामने खड़ा था, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा का चुनाव होता है, तब साहस के साथ में डिमोनेटाइजेशन अगर कोई कर सकता था भारत के भले के लिए, तो वो नरेंद्र मोदी कर सकता था। एक उदाहरण इस बात के लिए बहुत है। मैं सर से चाहूंगा कि कुछ सवाल जरूर मंत्री जी से लें। मैं तो संस्कृति का आदमी हूँ, तो वही सवाल करूँगा। बिल्कुल। अब यहाँ मेरी जो युवा पीढ़ी बैठी है, शेखावत जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को क्लेम नहीं कर रही है, उस पर अपना अधिकार नहीं मांग रही है। तो ये एक तो पीड़ा है कि हम लोग जो हमारा उत्तराधिकार है सांस्कृतिक, उसको नहीं मांग रहे हैं, पर जो देने वाला है पुरानी पीढ़ी, वो भी कुछ नहीं कर रही है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि आज प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में जब कल्चर की बात होती है, तो लोगों को ऐसा लगता है कल्चर यानी नृत्य, गीत, संगीत, ये उसका एक पक्ष हो सकता है। ये संस्कृति के रूपक हैं, वाहक हैं। संस्कृति मूलतः विचार है, और ये वो विचार है जो 5000 सालों में पनपा है, बदला है, बदल रहा है और पनप रहा है। लेकिन संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी आप पर होने के कारण ऐसे कौन से ठोस कदम आप समझते हैं जो उठाए गए सरकार के द्वारा, जिससे हमारे विद्यार्थी, हमारा युवा संस्कृति से अनुप्राणित हो? जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, वाम और दक्षिण पंथ की बात हो रही है। आज लगभग जितने आपके गर्व और श्रद्धा के केंद्र हैं, उन पर आक्रमण हो रहा है, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। और जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मुझे 3 अलग अलग व्यक्तियों ने 3 ऐसे वीडियो भेजे जिसमें ये था कि चाणक्य एक काल्पनिक पात्र है, और मुझे लोगों ने कहा इसका उत्तर दो। तो मैंने कहा मूर्खता का उत्तर मूर्खता में मैं क्यों दूं? ये तो मूर्खता वाली बात है। कोई इतिहासकार पूछे तो मैं तो बात भी करूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उठकर, और इस तरह का प्रयास, एक नहीं, नालंदा का आपने उल्लेख किया, शेखावत जी ने उल्लेख किया, उस पर आक्रमण किसने किया, इसको लेकर भी प्रश्न किए जा रहे हैं। सांची के स्तूप को किसने तोड़ा? तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ये सब इसलिए भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमने अपनी पीढ़ी को संस्कृति के प्रति सजग नहीं किया, और अब तो माध्यम इतने ज्यादा हो गए हैं, और उस पर जो दुष्प्रचार हो रहा है, उससे लड़ने के लिए मंत्रालय क्या सोच रहा है? देखिए, निश्चित रूप से भारत के उत्कर्ष और भारत के वैभव, इसकी यात्रा को रोकने के लिए विश्व भर में अनेक लोग सआशय प्रयास और प्रयत्न कर रहे हैं। आपने चाणक्य की चर्चा की। विद ए मैंडेट एक भारत के विरुद्ध एक विषय चल रहा है, एंड दैट आइडियोलॉजी इज रिजेक्ट
रिएक्ट एंड रिबेल। भारत के मूल तत्व जो हैं उनको रिजेक्ट करें, भारत की संस्कृति को, भारत के सांस्कृतिक मानबिंदुओं को, भारत के पर्व को, भारत के त्योहार को। एक पूरी फौज दुनिया भर में खड़ी होगी, आप देखिएगा। जब होली आएगी तब कहेंगे कि होली पे रंग नहीं खेलना चाहिए, पानी का वेस्टेज होता है। एक पूरी फौज दिवाली पर कहेगी कि पटाखे नहीं चलाएंगे, और वो फौज पूरी जो है, जो नया साल आता है तो पूरी दुनिया में हमसे 50 गुना आतिशबाजी करती है। वो हमारे ऐसे सारे यूनाइटिंग फैक्टर एंड इग्नाइटिंग फैक्टर्स को रिजेक्ट करने की बात करेंगे, फिर उनके ऊपर रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके रिबेलियंस की फोर्स खड़ा करेंगे। सरकारों का संकट यह रहा क्योंकि वो खुद ही गर्व नहीं करते थे, उनको खुद को भी सम्मान नहीं था, क्योंकि पूरा विश्व हमको एक कमजोर और गरीब देश की दृष्टि से देखती थी। देखिए साहब, गरीब के प्रति करुणा का भाव हो सकता है, सेंस ऑफ कंपैशन का जो है कंपैशन हो सकता है, उसके लिए दया का भाव हो सकता है, उसके लिए सहयोग करने की भावना हो सकती है, लेकिन उसके विषयों को कोई अपनाता नहीं है। आप सामान्य किसी गरीब के झोंपड़ी में चले जाइए, आप वहां से कुछ लेकर आने के लिए, कुछ देकर आने की मानसिकता से जाएंगे। क्योंकि भारत को गरीब बनाया गया, इसलिए भारत लोगों के लिए प्रेरणा का विषय नहीं था। अब भारत का सामर्थ्य वापस स्थापित हो रहा है। और मैंने तो कहा अभी एक दिन कि जिस दिन भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में तोड़ा गया था ना, उस दिन भारत के सांस्कृतिक भवितव्य का सूर्य अस्त हो गया था, और 500 साल की कालरात्रि के बाद में अब वो सूर्य वापस उदित हो गया है। और ये पुनर्जागरण और पुनः प्रकाशन का दौर है, जब हम भारतीयों ने वापस अपने विषयों पर गर्व करना शुरू किया, क्योंकि भारत की क्षमता बढ़ी। भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस भौतिकवादी युग में जो देश इकोनॉमिकली डेवलप करेगा, जो आर्थिक तरह से डेवलप होगा, वही जो है विश्व विजेता होगा। अभी एक नोबेल लॉरेट ने एक आर्टिकल लिखा है, मैं पढ़ रहा था। उसने लिखा कि कोई भी दुनिया का देश दुनिया का लीडर बने, उसके लिए किस चीज की आवश्यकता? पहली, वो इकोनॉमिकली प्रगति करे, लेकिन बाद में उसने लिखा कि इकोनॉमिकली प्रगति करके पर कैपिटा इनकम में दुनिया के ऐसे देश जिन्होंने सबसे जो लीडर्स हैं वो दुनिया के लीडर्स बन सके, ऐसा संभावना नहीं है। ऑयल इकोनॉमी के देश, छोटे छोटे देश हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम, उनकी जो है जीडीपी ग्रोथ बहुत बड़ी होगी इन कंपैरिजन टू देयर पॉपुलेशन। उसके आगे उन्होंने लिखा कि वो टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बने तकनीकी के क्षेत्र में, क्योंकि ये तकनीकी का युग है। अब अगर तकनीकी के क्षेत्र में देखें तो दुनिया के बहुत सारे एशियन टाइगर्स, ताइवान से लेकर के चाइना तक, जापान और सिंगापुर से होते हुए, हांगकांग से जापान सिंगापुर होते हुए, ये तकनीकी के क्षेत्र में बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन विश्व के लिए प्रणम्य नहीं हो सकते। तीसरा विषय उन्होंने लिखा कि सामरिक शक्ति अर्जित करे, यह भी आवश्यक है। अब सामरिक शक्ति अर्जित करे तो दुनिया में ऐसे देश है जो अकेला अपनी दम पे सारे पड़ोसियों से एक साथ लड़ रहा है, फिर भी नहीं थक रहा है, लेकिन वो विश्व का आदर प्राप्त नहीं कर सकता। इन तीनों चीजों के साथ में, जिन चीजों पर माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में काम हुआ, हम आर्थिक दृष्टि से सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं, हम सामरिक दृष्टि से आज दुनिया के जो सबसे बड़े नेट इंपोर्टर थे वो आज दुनिया के टॉप 10 एक्सपोर्टर बन गए। हम टेक्नोलॉजी की दृष्टिकोण से जो पिछड़ गए थे, हमारी डिपेंडेबिलिटी हो गई थी टेक्नोलॉजी पे, पश्चिमी जगत पे, जैसा अभी उपेंद्र भाई कह रहे थे, आज हम दुनिया के टेक्नोलॉजी पावर हाउस बन रहे हैं। आज हम, जैसा मैंने कहा, वेटाबर्स से लेकर के ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर के सेमीकंडक्टर से लेकर के इन सब विषयों पर एक साथ तेजी से काम कर रहे हैं। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल एक्सपोर्टर हो गए। हम दुनिया की ऐसे सारी टेक्नोलॉजीज के फील्ड में दुनिया के नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में जा रहे हैं। लेकिन इन सब तीनों चीजों के साथ साथ में जो भारत पर गर्व कर सके पूरी दुनिया, और हम भारतीय भी गर्व कर सकें, उसके लिए जो आवश्यक है वो है हमारी कल्चरल प्रोग्रेस, हमारी सांस्कृतिक ताकत, which unites the world, which ignites the world। ये जो ताकत है, ये ताकत हमें विश्व विजेता भी बनाएगी, लेकिन आवश्यक ये है कि हम उसका सम्मान करना शुरू करें। उस भौतिकवादी युग में सम्मान उसी का होता है जो समर्थ होता है, तो समर्थ का सम्मान होता है, और हमने सामर्थ्य हासिल करना शुरू किया। हम समर्थ बनने खड़े शुरू हुए, हम अपने पांव पर खड़े हुए, और हमने जो है पूरी जिजीविषा के साथ में उद्घोष किया है कि जय तु जयतम भारतम। तब दुनिया जो है इस सांस्कृतिक वैभव को की ताकत को पहचानने लगी। दुर्भाग्य ये था, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी संस्कृति की ताकत, हमारी संस्कृति के विचार जो एक
पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन आगे बैटन ट्रांसफर होते थे। अगर इसकी सबसे बड़ी दोषी कोई है तो आपकी और मेरी पीढ़ी है। हमने अमानत पे खयानत की। हमारी पहली पीढ़ी के लोगों ने ये संस्कार हमको देने में, नानी दादी माँ ऐसे सामान्य लोरी सुनाने से लेकर के, मैं तो राजस्थान से आता हूँ, वहाँ एक जो है एक दोहा है, पूत हिलावे पालने इला न देनी आपनी हालरिये हुलराए, पूत हिलावे पालने मरण बढ़ाई माए। माँ अपने बच्चे को जब पालने में हिलाती थी ना, तब पालने में हिलाती हिलाती कहती थी इला न देनी आपने, अपनी धरती नहीं देनी है, अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी है। इला न देनी आपनी हालरिये हुलिया, झूले में झुलाती हुई उसको कह रही है, और वो एक आगे ये सिखा रही है उसको पालने में झुलाती हुई भी कि मरने में बढ़ाई है। इन सब चीज़ों के लिए मरना अगर पड़े तो भी मरने की आवश्यकता है, लेकिन हमने छोड़ दिया। बीच के इस कालखंड में हम इस अंग्रेजियत की मानसिकता के गुलाम हो गए। इन सारी व्यवस्थाओं के चलते हुए जो सह आशय हमारे लिए खड़ी की गई थी, अब उस कालरात्रि से भारत बाहर निकलने लगा है, भारत सामर्थ्यशाली होने लगा है। तब भारत का सम्मान और भारत की ये नई पीढ़ी भी भारत के सांस्कृतिक विषयों पर सम्मान करने लगेगी। लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी है। वी हैव टू ट्रांसफर इट टू द कमिंग जनरेशन। कुछ ऐसे सवाल जो गंभीर नहीं है लेकिन लोगों की रुचि रहती है जानने में, तो और थोड़ा सा हल्के फुल्के सवाल होते हैं। हाथ उठ गए कई लोगों के से। एक तो कैसे ताड़ लिया कि आप लोगों को पूछना है और हम लोग आपको अलाउ करेंगे। एक तो ऐसा है कि भाई करेंगे। मंत्री के पद पे रहते हुए जो दायित्व हैं वो आपको जीवन में गंभीर बनाते हैं, लेकिन जितना मैं आपको जानता हूँ आपका जीवन बेहद सहज सरल और विनीत स्वभाव का है। और चूँकि साहित्य, कला, संस्कृति, संयोग से पर्यटन, वो आपके पोर्टफोलियो में भी है और हर आदमी के जीवन में भी कहीं ना कहीं रचा बसा है। अब इसी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। मंत्री जी ने कई बार सॉफ्ट पावर की बात की, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका इतना सक्षम हो गया था कि अपने सॉफ्ट पावर को पूरे वर्ल्ड पर इम्पोज कर सकता था, लेकिन अमेरिकी जो जानकार हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने एडवाइस किया गवर्नमेंट को कि अभी पूरी दुनिया में ब्रिटेन का शासन है, अगर हम अपने सॉफ्ट पावर को इम्पोज करेंगे तो उतनी तेज़ी से हम उसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका ने अपने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और वहाँ के फिल्म मेकर्स के लिए, तमाम अमेरिका की पब्लिसिटी के लिए अपने सारे गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट खोल दिए। जैसे आज भी अमेरिकी मूवी हम देखते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं अमेरिका ऐसा क्या है, जबकि मैं अमेरिका लगातार 3-4 साल घूम के कोना कोना लगभग देख के आया हूँ। ऐसा कुछ बहुत नहीं दिखता कि जो फिल्मों में वहाँ दिखता है। मैं मंत्री जी से मेरा सवाल है कि संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ पर्यटन भी आपके पास है, आप भारत के सॉफ्ट पावर के बारे में भी कई बार बात कर चुके हैं। आज भारत किस तरीके से अपने सॉफ्ट पावर के जरिए पूरी दुनिया में दबदबा बना रहा है, किस तरीके से भारतीय पासपोर्ट जब किसी इमिग्रेशन काउंटर पर रखा जाता है तो आज सजगता से उसको देख करके बिना सवाल किए जो है इमिग्रेशन ऑफिसर पास करता है। मुझे याद है कि 2004 में मुझे पहली बार विदेश यात्रा करने का मौका मिला था। मुझे दसियों सवालों का सामना करना पड़ा। आज मैं आप लोगों को बहुत भरोसे से बता रहा हूँ कि मेरी बिटिया बाहर पढ़ती है, मैं जब लंदन में इमिग्रेशन काउंटर पे पहुँचता हूँ मुझसे कोई सवाल पिछले कई सालों में एक भी सवाल नहीं पूछा गया, यहाँ तक कि ये नहीं पूछा कि आप कब जाएंगे। तो सॉफ्ट पावर के बारे में थोड़ा, भारत के सॉफ्ट पावर के बारे में यहाँ बैठे लोगों को बताएं और टीवी पर देख रहे दर्शकों को बताएं। देखिए, आपने अमेरिका की मूवीज़ से हॉलीवुड मूवीज़ की बात की जी, मैं वहीं से शुरू कर देता हूँ। सामान्यतया मूवी जो होती है वो समाज की मानसिकता का दर्पण होता है, उसका प्रतिबिंब उसमें दिखता है। अमेरिकन मूवीज आप उठा करके देखिए, दुनिया वो मानसिक रूप से, क्योंकि उनके पास में आध्यात्मिक डेप्थ नहीं, इसलिए वो मानसिक रूप से अपने उस उथलेपन के कारण से इतने डरे हुए हैं
कि दुनिया के सारे काल्पनिक खतरे आपको हॉलीवुड मूवीज में मिल जाएंगे। कभी उनके यहाँ गॉडजिला आ जाते हैं, कभी उनके यहाँ डायनासोर आ जाते हैं, कभी एलियन आ जाते कभी हैं। उनके यहाँ एलियन आ जाते हैं, कभी उनके यहाँ चींटियां आ जाती है, कभी कुछ और आ जाता है। हजारों ऐसे नए नए काल्पनिक खतरे, और वो सब डरे हुए हैं ऐसा मान करके वो देखते हैं। देखिए अमेरिका में एक 9/11 हुआ, और 9/11 की घटना बड़ी घटना थी। 9/11 के बाद में अमेरिका के डोमेस्टिक स्काई में प्ले करने वाली जितनी एयरलाइंस एविएशन कंपनीज थी, 26-27 कंपनीज थी, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज बैंकरप्सी के स्टेज पे आ गई। क्यों? क्योंकि लोगों को डर था कि हवाई जहाज में बैठेंगे वो कहीं बिल्डिंग को टकरा जाएगा। लोगों ने हवाई जहाज में बैठना बंद कर दिया। अब भारत, हमारी आध्यात्मिक गहराई कितनी है। मुझे याद आता है जब मुंबई में बम विस्फोट हुआ था चर्चगेट रेलवे स्टेशन पे, जुलाई 2007 में, तब मैं मुंबई में था। और मैं भी था सर, मैं भी उस दिन वहीं था। उस मुंबई बम विस्फोट के आधे घंटे बाद में चर्चगेट से विरार जाने वाली ट्रेन में उतनी भीड़ थी, और लोग ढोलक मंजीरे बजाते हुए गीत गाते हुए जा रहे थे। ये भारत की आध्यात्मिक गहराई है। आपने जो है संस्कृति की बात की, सरकार प्रत्यक्ष रूप से संस्कृति को फैलाने के लिए प्रयास करे ऐसा नहीं है। सरकार हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाने के लिए, पूरे विश्व के पटल पर ले जाने के लिए काम करती है। सरकार हमारी संस्कृति के ऐसे विभिन्न अंग और उपांग जो धीरे धीरे कहीं विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको वापस सजीव करने के लिए बहुत ताकत के साथ में जुटी है, प्रयास भी कर रही है, और उसके सफलता भी मिल रही। ऐसी विभिन्न कलाएं, विभिन्न विधाएं, उन सबको पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उनके सार्थक परिणाम भी सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसी देश की संस्कृति और सांस्कृतिक शक्ति का सम्मान तभी बढ़ता है जब उस देश का सामर्थ्य बढ़ता है और उसके लोग उसमें विश्वास करना शुरू करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है। अब भारत के लोग अपने आप को भारतवासी कहलाने में गर्व करने लगे हैं, और अभी तो शुरुआत है। अभी आदरणीय द्विवेदी साहब कह रहे थे कि 5000 साल में इवोल्यूशन हुआ। मैं इसको नहीं मानता, थोड़ा सा आपके इससे जो है मत विभेद रखता हूं। 5000 साल में तो हमारा पतन हुआ है। जो महाभारत का काल था, द्वापर के युग से हमारे भारत की संस्कृति में पतन का युग प्रारंभ हुआ। उस 5000 साल, आप कल्पना कीजिए किसी पहाड़ पर चढ़ने में कितना समय लगता है, और पहाड़ से उस ऊंचाई से अगर नीचे उतरना हो तो उससे कितना कम समय लगता है। जिस संस्कृति का पतन होने में 5000 साल लगे, उसका उत्कर्ष कितना बड़ा होगा। तो आज हमने क्योंकि उस उत्कर्ष की कभी न तो कल्पना की, न उस पर विचार किया, न उसका जब कल्पना और विचार नहीं किया तो उस पर सम्मान भी नहीं किया। अब क्योंकि हम वापस, हमारा सामर्थ्य बढ़ रहा है, तब हमारी कल्पना, विचार और सम्मान नए सिरे से जो है वो स्थापित होंगे। और मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि हम इस कल्चरल ताकत के आधार पर, और जिस तरह से हमारी सरकार ने काम शुरू किए हैं, उन सब के आधार पर आज पूरी दुनिया भारत में जो खोजने जानने के लिए आ रही है, उस सब के आधार पर हम जो है भारत विश्व का प्रणेता बनेगा, विश्व के लिए प्रणम्य होगा। ये अवश्यम भावी है, और मैं दीवार पे लिखा हुआ इसको पढ़ सकता हूँ। एक छोटे छोटे सवाल, जैसा मैंने कहा कि भाई हर आदमी के जीवन में साहित्य, कला, संस्कृति रचा बसा होता है। विश्व पुस्तक मेला है, जो 2000 से ज़्यादा प्रकाशक इस पुस्तक मेले में भाग ले रहे हैं। 50 से ज़्यादा देश यहाँ पर अपना बुक स्टॉल या पंडाल, या कह सकते हैं कि अपना एक काउंटर लेकर के आए हैं। अद्भुत है ये पुस्तक मेला। तो मंत्री जी से एक छोटा सवाल कि आपकी सबसे पसंदीदा पुस्तक कौन लगती है, जिसको आप पसंद करते हैं या रिकमेंड करना चाहेंगे कि भाई इसको पढ़ना, मेरा रिकमेंडेशन है। 2 किताबों की बात करें जी। एक गद्य में और एक पद्य में, एक कविता में और एक जी साहित्य की। शिवाजी सावंत ने कर्ण के चरित्र पर पुस्तक लिखी है, मृत्युंजय। मैंने 5 बार पढ़ी है। इस पर तो ताली बजनी जब चाहिए। 11th क्लास में पढ़ता था तब से लेकर के अब तक। अद्भुत किताब है। मैंने रांगे राघव को आद्योपांत पढ़ा है, मैंने द्विवेदी ब्रदर्स को आद्योपांत पढ़ा है, मैंने शायद हिंदुस्तान के क्लासिकल राइटर्स कोई ऐसे नहीं होंगे जिनको पूरा नहीं पढ़ा होगा संपूर्ण रूप से। और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने उस 600 पेज की मृत्युंजय को 50 पेज की रश्मि रथी में लिख दिया। वो पद्य की सबसे खूबसूरत कविता। क्या बात है, क्या बात है।
उससे आगे बढ़कर के अभी हाल में मैंने अंग्रेजी में एक पुस्तक पढ़ी है। जी फौज के एक अभी अभी सेवानिवृत्त हुए जनरल हैं, उन्होंने एक मध्यकालीन भारत में एक जोधपुर में, मारवाड़ में, जहाँ का मैं प्रतिनिधि हूँ, जहाँ का मैं निवासी हूँ, जहाँ का मैं जन्मा हूँ, वहाँ एक चरित्र हुआ है वीर दुर्गादास का। दुर्गादास राठौड़ के चरित्र पर इस देश में दो ही लोगों को वीर की उपाधि देश की जनता ने दी, समाज ने दी। एक वीर शिवाजी ने, एक वीर सावरकर और एक वीर दुर्गादास। सामान्य एक छोटे से सिपाही के घर में पैदा हुए व्यक्ति अपने क्षमता के आधार पर इवॉल्व होते होते इस देश के हिंदुत्व का और सनातन का सबसे बड़ा संरक्षक बना। और आज हम सब लोग इस सनातन को इस रूप में जीवित भारत में देखते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती का कालखंड जो था वो औरंगजेब का काल था। औरंगजेब के उस कालखंड में औरंगजेब की जो इरादे थे, कुछ से विचार थे, भारत से सनातन को समाप्त करने की उसकी जो योजना थी, उस योजना को रोकने में दुर्गादास ने जिस तरह की भूमिका का निर्वहन किया, मारवाड़ मेवाड़ और मराठा साम्राज्य, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, मध्य में छत्रसाल और पश्चिम में दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह, इन सब को यूनाइट करके यूनाइटेड फोर्स ने जिस तरह से सिंक्रोनाइज तरीके से युद्ध किया, उसके कारण से भारत में औरंगजेब अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ। और उनके चरित्र पर एक किताब अभी अंग्रेजी में एक किताब लिखी है, प्रतिरोध। मैंने उसको पढ़ा है, एक बार पढ़ा है, दूसरी बार पढ़ा, अभी तीसरी बार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कमाल की बात है। आपका ये पक्ष आज मुझे सवाल पूछने पे पता चला, बाकी तो धीरे धीरे मैं जानता था। मैं शेखावत जी की बात में एक बात जोड़ दूं। दुर्गादास राठौड़ पर नौटंकी शैली में 14 फरवरी को दिल्ली में प्रस्तुति है, अगर हो सके तो देखिएगा दिल्ली में। बात बॉलीवुड की, पर दिल्ली गुरुदेव बहुत बड़ी है, आप थोड़ा दिल्ली बता दोगे तो लोगों को पता। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उसमें NSD में होने वाला है, जो भारंगम अभी चल रहा है महोत्सव जी, जो दुनिया का सबसे बड़ा रंग महोत्सव है, दुनिया का सबसे बड़ा, जिसमें 20 दिन के कालखंड में 1000 प्लेज होंगे, 10 अलग अलग जगह पर होंगे, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आर्टिस्ट जो दुनिया भर से आए हुए लोग उसमें अपनी प्रस्तुति करने वाले हैं। एक निर्देशक भी राजस्थान से ही है, इसमें लोगों का 2022 में पद्मश्री भी मिली है। जिसमें बात हो रही थी सॉफ्ट पावर की, तो फिल्मों की बात हुई। चूँकि फिल्में हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, और मैं कह सकता हूं कि जो टीवी सीरियल्स हैं उनने आदमी की उम्मीदों को एक नेक्स्ट लेवल पे परवान चढ़ाने का काम किया, और फिल्मों ने भी बहुत गुणात्मक परिवर्तन दिया लोगों के जीवन में। मैं तो ऐसा बार बार महसूस करता हूं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है, जिसे आपका मन करता है कि एक बार देखा, 2 बार देखा, अभी तीसरी बार भी देख लूँगा, चौथी बार भी देख लूँगा, वो फिल्म कौन सी है? ईमानदारी से कहूँ तो मैं पिछले 10, 15, 20 साल में तो मैं फिल्म देखता नहीं हूँ। पिछले 15-20 साल में मैंने 2-3 मूवीज़ देखी हैं। एक उरी की फिल्म जी, मेरी बेटी ने एक दिन मुझे अपने शहर में कहा, वो हॉस्टल में पढ़ती थी, आई हुई थी, मुझे कहा कि दादा पापा आप शाम को कितने बजे फ्री हो जाओगे? तो मैंने ऐसे सहज रूप से कह दिया, मैं कहा मैं 10 बजे तक फ्री हो जाऊँ। तो उसने कहा मुझे 10 बजे आपसे काम है। मैं 10 बजे घर पहुंचा, कुछ लोग घर पे बैठे थे, वो आई कमरे में, बेटियां उनके अपने अधिकार होते हैं, वो आई कमरे में, उसने कहा आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप 10 बजे फ्री हो जाओगे। मैं कहा बेटा 15 मिनट में फ्री होता हूँ, कि 15 मिनट में मैं आपका गेट पे इंतजार करूँगी। मुझे कहा गेट पे आए, गाड़ी में बैठी, ड्राइविंग सीट पे, मुझे कहा कि आप साइड में बैठ जाओ, और आपका ये जो जितना तामझाम है इस सबको मुझे मतलब नहीं है, वो जहाँ रहे वहाँ रहे। मैंने कहा मुझे कहाँ ले जा रही? मुझे मन में आया शायद मुझे कोई, या तो कोई आइसक्रीम शॉप पे लेके जाएगी या कहीं पिज़्ज़ेरिया में लेके जाएगी। वो मुझे एक थिएटर के बाहर ले गई। उससे पहले मैंने जितनी फिल्म्स देखी थी, बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी नहीं थी। मैं जब स्टूडेंट था तब से, क्योंकि मैं उस समय भी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, सुबह शाम दोनों टाइम में ग्राउंड पे जाना होता था, इसलिए फिल्म देखना कभी मेरे लिए शौक भी नहीं रहा। उससे पहले मैंने जितनी मूवीज अपने दोस्तों के साथ में देखी थी, मेरा रिकॉर्ड था कि मैंने एक भी बिना सोए नहीं देखी थी।
इसलिए मेरे दोस्त मुझे अपने साथ थिएटर में ले जाते नहीं थे क्योंकि मैं जाते ही सो जाता। मैंने ऐसे भी कीर्तिमान बनाए हुए हैं कि फिल्म में जाकर के एक भी स्क्रीन पे शॉट देखे बिना पूरा सो फिल्म गए। सो करके गुजारी भी है। बेहद बेहद ईमानदारी से आप बोल रहे हैं। लेकिन मेरी बेटी मुझे थिएटर में ले गई। उसने थिएटर के बाहर गाड़ी खड़ी की एक मॉल के पास, मेरे घर के पास में, ले जा करके मुझे कहा कि मैं आपको फिल्म दिखाने लाया हूँ। मैंने कहा बेटा ये अत्याचार मेरे ऊपर क्यों है रात को 10:30 बजे? उसने मुझे कहा मैं गारंटी के साथ में कह सकती हूँ कि आप आज सो नहीं पाओगे। और 10:30 बजे से लेकर के वो 11 बजे से 1 बजे तक का शो था, वो मैंने मूवी देखी। उरी। और मैं ये मानता हूँ कि वो निश्चित रूप से आपको एक गर्व के बोध से भरती है। अभी मैंने कश्मीर फाइल्स देखी थी, लास्ट मूवी। जी। पिछले 10-15 साल में यही मूवीज़ देखी हैं, इसलिए मुझे याद नहीं। और बाकी जो आधे सो करके आधे जाग करके देखी, उसके बारे में कुछ कहूँगा तो मुझे लगता है कि न्याय नहीं होगा। लेकिन फिल्मों से ही भारत में, चूंकि भारत की फिल्मों में गीत और संगीत का भी अपना महत्व है, मैं ये तो नहीं मान सकता कि आपसे मैं पूछूं कि कौन सा गीत आपको पसंद है या कौन सा गीत आपको प्रेरित करता है। उसके बारे में आप फिल्म वाला जवाब देंगे। गीत कौन सा पसंद है आपको? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गीत मुझे लगता है कि आदमी की उम्र जब बदलती है ना, उसके साथ साथ में उसके गीत की प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो शायद कुछ और गीत हुआ करता था। बिल्कुल। अब मुझे लगता है मेरी उम्र, जितने बाल सफ़ेद हो गए, उम्र तो ज़्यादा नहीं, जितने बाल सफ़ेद हो गए, मुझे लगता है कि अब मुझे गीत की जगह भजन ज़्यादा पसंद आने लगे। बट मुझे हिंदुस्तान के क्लासिकल म्यूज़िक को सुनना पसंद है। जी। और लगभग देश के सारे ख्यातनाम आर्टिस्ट, पंडित जसराज जी से लेकर के, भीमसेन जी से लेकर के, छन्नूलाल जी से लेकर के, त्रिशूर ब्रदर्स से लेकर के, मिश्रा ब्रदर्स से लेकर के, शायद कोई ऐसे आर्टिस्ट होंगे जिनके प्रत्यक्ष रूप से प्रोग्राम का हिस्सा बनने मतलब आयोजक के रूप में हिस्सा बनने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला होगा। और इस पूरे परिदृश्य में अगर एक गीत जिसको मैं कभी भी नींद में से उठ करके भी सुन सकता हूं, जिसको लगभग सब लोगों ने गाया है, लेकिन मुझे जो राजन साजन मिश्र जी का गाया हुआ पसंद है, वो है धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमर की धूरी बना में मोक्ष द्वार तक आया। तो ये जो गीत है, ये मेरे को, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक प्रेरणा है। बहुत 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 दिल को और मन को आर्द्र करने वाला और मोटिवेट करने वाला गीत निश्चित रूप से है। एक और सवाल छोटा सा, कि आपसे बातचीत के दौरान पता लगा कि जब आप राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं आए थे तो आपने बोला कि भाई रोजी रोटी के लिए जब मैं काम करता था तो लगभग सारे कॉन्टिनेंट हमने भ्रमण किया, देखा। तो एक सवाल कि उस भ्रमण के दौरान, उस सर्च के दौरान कौन सा देश है जो आपको वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का मतलब इकोसिस्टम, वहाँ के लोग, या ओवरऑल कह सकते हैं कि आपको लगा कि नहीं ये देश अच्छा है? खैर हम सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम तुलना नहीं कर रहे हैं, अब हमारा अपना मिट्टी, अपना देश तो अपना वतन होता ही है, लेकिन इसके अलावा जो आपको घूमते वक्त लगा कि नहीं ये भी एक अच्छी जगह है, यहाँ भी अच्छे लोग रहते हैं? देखिए, मुझे इथोपिया से लेकर अमेरिका तक सारे देशों में जाने का, काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। और जापान से लेकर के और अफ्रीका के गरीबतम देशों में जाने का भी अवसर मिला। हर देश की अपनी एक खासियत है, हर देश की अपनी एक खूबसूरती है, हर देश की अपनी एक अच्छाई है, जहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं, जहाँ से आप कुछ नया प्राप्त कर सकते हैं। और मैं, क्योंकि मुझे देश दुनिया में घूमने का अवसर मिला, मैं सब जगह पर उस देश के सांस्कृतिक इवोल्यूशन की जो एक पूरी श्रृंखला है, उसको जानने पहचानने की कोशिश करता था। ये जो देश आज दुनिया के ग्लोबल लीडर्स बने हुए हैं, साहब, उनकी गहराई बहुत कम है। और जो ज़्यादा गहरी जड़ें जिनकी नहीं होती है ना, वो बड़े तूफानों के साथ में उखड़ जाते हैं। और क्योंकि हमारी सांस्कृतिक जड़ें गहरी थी, इसलिए 2500 साल तक के आक्रमण के बाद में, तलवारों के द्वारा किए गए आक्रमण के द्वारा भी, विचारधाराओं के द्वारा किए गए आक्रमण के बावजूद भी, और अब तकनीकी के द्वारा किए गए आक्रमण, टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म के द्वारा किए गए, फैलाए जाए
रहे प्रदूषण के बावजूद भी ये हमारी गहराई की ताकत है जो इस बात का सामर्थ्य हमें प्रदान करती है कि भारत भारत बना रहता है, अक्षुण्ण बना रहता है। 1 घंटा से ऊपर कैसे समय बीत गया पता नहीं चला। एक आखिरी सवाल, भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है जिसका संस्कृति से भी हमारा बड़ा गहरा संबंध है कि भारत के चेहरे में जो त्वरा और जो नमक दिखता है और पूरे एशिया महाद्वीप का माथा जो भारत के चरणों में झुकता है, उसके पीछे भारत के इस लाल भगवान बुद्ध का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जापान आज दुनिया का कह सकते हैं कि रिचेस्ट कंट्री है, एक अर्थ में वहाँ की पॉपुलेशन और वहाँ की वेल्थ देखा जाए। जापान वो देश है जो अमेरिका की ट्रेजरी बॉन्ड को 3 ट्रिलियन का अकेले खरीद लेता है, लेकिन बड़ा छोटा सा देश है। जो जापानीज़ भारत की तरफ उस उम्मीद से आते हैं कि जिस भगवान में वो भरोसा करते हैं वो भगवान यहाँ लुम्बिनी नेपाल में पैदा हुए, गया में ज्ञान प्राप्त किए और सारनाथ में उन्होंने जो है प्रवचन दिया, कुशीनारा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो इस बारे में जो बौद्ध कॉरिडोर डेवलप करने का काम तो पहले से हुआ, लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे ज़्यादा बढ़िया काम उस दिशा में किया। आज सर हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जापान से हमें कितनी आर्थिक मदद मिलती है और जापान से हमारा किस तरह का रिलेशन इस समय है भारत देश का, और आगे आने वाले टाइम में जापान से हमें किस तरह का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, भारत और जापान के बीच की मैत्री, क्योंकि वैचारिक पिलर्स पर खड़ी है, उसका जो जोड़ने वाला तंतु है वो स्पिरिचुअल है, आस्था है, इसलिए वो बहुत गहरा है। भारत ने केवल बुद्ध नहीं, भारत ने ऐसे अनेक अनेक मनीषियों को जन्म दिया है जिन्होंने विश्व के बहुत बड़े भूभाग पर अपनी पहचान छोड़ी है। आज ऋषि अगस्त्य, उस अगस्त्य मुनि की अगर पदचिन्ह ढूंढने लगेंगे तो सेंट्रल एशिया से लेकर के और पूरे जो है एशिया पैसिफिक में सब जगह आपको मिल जाएंगे, और ऐसे अनेक लोग मिलेंगे। जहाँ तक जापान के साथ में हमारे वर्तमान संबंधों का, आर्थिक संबंधों का प्रश्न है, आवर रिलेशनशिप विद जापान इज बियॉन्ड इकोनॉमी। जापान इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और जब स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो देश होता है वो उनके संबंध केवल आर्थिक पक्ष तक नहीं होते। भारत और जापान की जो आस्था की मान्यता है उसकी जड़ एक ही जगह जाकर के जुड़ती है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत और जापान की ये मैत्री जो है विश्व के पटल पर भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत बहुत लंबी दूरी तक लेकर के जाएंगे।